स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक भारतीय उद्योगों का विकास, कि किस तरह से भारत में उद्योगों का विकास हुआ। इसके कई कारण थे। प्रथम है पूंजी की उपलब्धता। तो देखिए, विदेशी पूंजी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी, इसलिए उद्योगों के विकास में सहयोग मिला। उसके बाद बैंकों की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे कि बंगाल प्रेसिडेंसीज़ और बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ में विभिन्न बैंकों की स्थापना हुई। 1935 में जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इन बैंकों के माध्यम से भारतीय उद्योगपतियों को एक सहायता प्राप्त हुई, जिसके कारण से उन्हें पूंजी मिली और पूंजी की प्राप्ति के कारण ही भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हो सका। फिर लगातार दादा भाई नौरोजी जैसे महत्वपूर्ण नेता, जिन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन भी किया और भारतीयों की आर्थिक व्यवस्था सुधार करने के लिए ये आवश्यक था कि भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। तो दादा भाई नौरोजी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उसके बाद एम.जी. रानाडे ने सहयोग दिया। इस कारण से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय स्वदेशी आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। स्वदेशी आंदोलन यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। हमने देश में उत्पादित जो वस्तुएं थी उनका उपभोग करना आरंभ किया और लोगों को जागरूक किया स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से कि किस तरह से हम अपने उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं और हमें अपने उद्योगों द्वारा जो माल तैयार होता है उसी का उपभोग करना चाहिए। ये कुछ कारण थे। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी महत्वपूर्ण था, जिसके कारण कि हमने ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिबंध लग गया था। इसलिए हमने क्या किया कि अपने यहाँ ही माल तैयार किया, अपने यहाँ चीज़ों का उत्पादन शुरू किया, जिसके कारण कि भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। अब उद्योगों के, जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया हुआ है कि उद्योग दो प्रकार के थे जिनका के विकास हुआ। एक तो थे बागान उद्योग और दूसरे मशीनी उद्योग। इस बात का जिक्र हम क्लास में बार बार करते रहते हैं कि जब ब्रिटिश भारत के दौरान अंग्रेज़ों ने यहाँ का आर्थिक शोषण बहुत अधिक किया, तो चाहे कृषिगत क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ उन्हें ये लगा कि उनके उद्योगों को फ़ायदा होना चाहिए तो उन्होंने भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित किया। और जहाँ उन्हें लगा कि भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, वहाँ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए संरक्षण दिया, न कि भारतीय लोगों के फ़ायदे के लिए। तो दो तरह के उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें बागान उद्योग। अब बागान उद्योग को ही ले लीजिए, जैसे नील बागान थे, तो जब तक नील का उत्पादन कपड़ा रंगने के काम में होता था तब तक नील बागान को प्रोत्साहन दिया गया, नील के बागान लगाए गए। उसके बाद जब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये हुआ कि जो है कृत्रिम रंगों का प्रयोग होने लगा इंग्लैंड में, यूरोप में, तो नील की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसलिए नील बागानों को इन लोगों ने एक तरह से ऐसे कगार पे लाके खड़ा कर दिया जो कि नील के बागान बंद हो गए। तो इस तरह से नील बागान हमारा नीचे आ गया। उसके बाद हमारा आता चाय उद्योग। अब चूँकि बागान उद्योग के अंतर्गत चाय एक महत्वपूर्ण उद्योग था, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे नील उद्योग बंगाल बिहार में नील का उत्पादन होता था, ऐसे ही चाय का उत्पादन असम में ज़्यादा होता था। तो इन्होंने कंपनी की शुरुआत की 1839 में, असम टी कंपनी
और 1896 में चाय के उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर था। इस तरह से चाय का, कॉफ़ी का उत्पादन को इन्होंने प्रोत्साहन दिया और असम चाय उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सका। उसके बाद बागान उद्योग में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है पटसन उद्योग। अब पटसन चूँकि इंग्लैंड में जो जैसे सूती वस्त्र वैसे ही पटसन उद्योग। अब इंग्लैंड में होता क्या था कि हमारे यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और तैयार माल यहाँ पर आता था। तो हमारा पटसन जो था वो एक तरह से कच्चा माल के लिए प्रयोग होता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पटसन की प्रथम मिल 1855 में रिष्टा पटसन की पहली मिल स्थापित हुई 1855 में बंगाल में। स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर बताती हूँ कि 1855 में रिष्टा में पहली पटसन मिल स्थापित हुई और 1883 तक बंगाल में 23 मिलों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहाँ सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक फला फूला, वहाँ पटसन उद्योग नीचे गिर गया और फिर से इसमें नई स्फूर्ति कब पैदा हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जब जब ऐसी त्रासदी आई विश्व युद्धों की या इस तरह की जब जब त्रासदी आई, तो या तो उद्योग, भारतीय उद्योग जो थे वो ज़्यादातर उनको नुकसान हुआ, कुछ उद्योगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन बागान उद्योगों को तकरीबन फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे सूती वस्त्र उद्योग लगा लीजिए। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो ये मानता था कि भारत की सूती वस्त्र भारत के बाज़ार में, बाज़ार जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की व्यवस्था हो गई थी। अब जो है भारतीय माल क्यों नहीं बिक रहा था भारतीय बाज़ार में, वो इंग्लैंड भी जानता था, क्योंकि यूरोप का मार्केट, इंग्लैंड का जो मार्केट था, इंग्लैंड में मशीनीकरण का युग था, इसलिए माल में जो इंग्लैंड का माल था वो सस्ते भाव पर मिल जाता था और भारत एक ऐसी मंडी था जिसमें कि उनका सारा का सारा, चाहे वो सूती वस्त्र हो और चाहे पॉलिस्टर वस्त्र हो, जैसे सूती वस्त्र का स्थान पॉलिस्टर वस्त्रों ने ले लिया था, क्योंकि भारतीयों को जब कम पैसे में कोई चीज़ उपलब्ध हो रही थी तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सस्ते माल की ओर ध्यान दिया और भारत के सूती वस्त्र उद्योग को काफ़ी धक्का लगा। और इंग्लैंड में वही सूती वस्त्र उद्योग, मतलब यूरोप में हमारे सूती वस्त्रों की बहुत मांग थी, वही सूती वस्त्र उद्योग खूब फला फूला। तो इस तरह से हालांकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अब युद्ध के दौरान ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि ना तो माल आ सकता है, ना कच्चा माल जा सकता है, ना तैयार माल आ सकता है। तो उस दौरान भारतीय सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक पनपे और भारतीय सूती वस्त्रों का बहुत अधिक जो है विकास हुआ उस दौरान। फिर है लोहा और इस्पात उद्योग। अब जहाँ जैसे ही लोहा और इस्पात उद्योग की बात आती है तो जमशेदजी टाटा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग था वो उन्हीं की देन थी। इस कारण से हम जमशेदजी टाटा को इतना याद करते हैं, इसलिए 1907 में भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और उसके बाद भारत में इसको की स्थापना हुई। द इंडियन जो है ये है इंडियन आयरन स्टील कंपनी,
मतलब 4 महत्वपूर्ण कंपनियां स्थापित हुई जो लौह इस्पाती उद्योग की थी। उसके बाद भद्रावती प्लांट स्थापित हुआ और उसके बाद स्टील कॉरपोरेशन स्थापित हुआ। ये 4 भारतीय उद्योग स्थापित हुए। लेकिन इसके बावजूद जमशेदजी टाटा ने जो है खूब प्रयास किए, और आप जानते हैं कि ये जो उद्योग था उसको रेल, भारत में जैसे ही रेल का विकास हुआ वैसे ही इस उद्योग को एक नई दिशा प्राप्त हुई, क्योंकि 1854 में जब रेलवे लाइन बिछने लगी, पहले रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, ट्रेन्स चलने लगी, आवागमन के साधन बढ़े, और जो है वास्तव में तो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए रेल डाक तार की व्यवस्था का शुभारंभ किया था यहाँ पर, ताकि उनका प्रशासन सुचारू रूप से चल सके और उन्हें आर्थिक रूप से भी फ़ायदा मिले। अब बात ये थी कि हमारा जो लोहा था, लौह इस्पात उद्योग, उसमें हमारा जो लोहा था वो महंगा था, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छी मशीनरीज नहीं थी। अब बहुत अच्छी मशीनरी ना होने के कारण नेचुरल सी बात है कि बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, उत्पादन की जो लागत आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इस कारण से इंग्लैंड का लौह इस्पात उद्योग के आगे हमारे उद्योग नहीं टिक सके। कुल मिलाकर चाहे लौह इस्पात उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, वह हो चीनी उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, उसमें ये हुआ कि इंग्लैंड ने जो है कोई संरक्षण नहीं दिया और भारतीय उद्योग अपनी प्रथम स्थिति में थे। मतलब वो एक तरह से बाल्यकाल अवस्था में थे, स्थापित ही हुए थे, और उसके बावजूद उन्हें किससे कंपटीशन करना था? बड़े देशों से, बड़े यूरोपीय देशों से, जो कि मशीनीकरण के युग में थे और जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आते थे। इसलिए हमारा लौह इस्पात उद्योग उनके सामने टिक नहीं पाया। उसके बाद है हमारा चीनी उद्योग। अब भारत में जो चीनी का उत्पादन बच्चों होता था वो प्राचीन काल से ही होता था। ऐसी कोई नई बात नहीं थी कि अंग्रेज आए और उन्होंने चीनी उद्योग स्थापित किया और हमारे यहाँ चीनी उत्पादन होने लगा, चीनी का उत्पादन होने लगा, पहले से भी होता था। लेकिन जिसे एक औद्योगिक रूप से, जैसे पर्टिकुलर उसे उद्योगों की श्रेणी में रखना और फिर उसके लिए पूंजी उपलब्ध कराना और फिर वो कंडीशंस तैयार करना और एक उसके लिए थीम तैयार करना, ये सब अंग्रेज़ों की देन थी। परंतु कभी भी हमें किसी उद्योग में संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अब जैसे हालांकि शुरुआत में हमारे यूरोपीय बाज़ारों में हमारी चीनी की बहुत अधिक मांग थी, परंतु क्या हुआ कि जावा से हमें कंपटीशन, जावा से नहीं, मॉरिशस और जावा दोनों से, वहाँ की चीनी से हमें कंपटीशन लड़ना था। और इसलिए हमारे यहाँ हालांकि कानपुर में चीनी मिल स्थापित हुई और बहुत से क्षेत्रों में भी चीनी मिलें स्थापित हुई, परंतु हमारी चीनी मिलें ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मामले में ही। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिर से हमारा चीनी उद्योग पनपा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसलिए पनपा क्योंकि देखिए जावा पर जापान ने कब्जा कर लिया था। अब चूँकि जापान ने कब्जा कर लिया तो हम थे चीनी उत्पादन करने में अग्रणी थे, इसलिए हमारे चीनी उद्योगों को थोड़ा सा उस दौरान पनपने का मौका मिला, अन्यथा हमारे उद्योगों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिला, किसी प्रकार का बहुत अधिक, जैसे हम कहते हैं कि पूंजी की उपलब्धता थी, ठीक है पूंजी की उपलब्धता थी, परंतु बहुत ज़्यादा सहयोग हमें आर्थिक रूप से भी और जिसे कहते हैं सरकारी रूप से भी, सरकार की नीतियों के रूप में भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग या संरक्षण हमारे उद्योग पनप सके इसके लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ।
अब जो है कोयला उद्योग, अब हम सब जानते हैं कोयला जो है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे लोहा जो है वो चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास में देख लीजिए, जहाँ लोहे की खानें रहीं वहाँ वो क्षेत्र ज़्यादा पनपा, कोयला रहा, मतलब जहाँ आर्थिक रूप से संपन्नता रही। वो किस कारण से? क्योंकि प्राकृतिक जो हमें वरदान मिले उस क्षेत्र का सहयोग रहा उनको पनपने देने के लिए। तो इस तरह से जो कोयला उद्योग है वो भी विद्युत शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और उस समय तो लोहा और कोयले के बगैर विकास हो ही नहीं सकता था, विकास संभव नहीं था। ये दो महत्वपूर्ण उद्योग थे जिसके कारण उद्योग जो है विकास कर रहे थे, अन्य उद्योग भी इन पर निर्भर थे। तो इस तरह से 1820 में रानीगंज में जो है पहले बार बंगाल के रानीगंज में कोयला उद्योग स्थापित हुआ। फिर 1854 में जो है फिर से हुआ, है ना। 1921 में इस उद्योग को भी संकट का सामना करना पड़ा, परंतु सरकार की ओर से इन उद्योगों को कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अब हमने देखा कि सीमेंट उद्योग जो था वो भी महत्वपूर्ण था, चाहे कोयला उद्योग हो, लोहा उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चाय का उत्पादन हो, ये कागज़ की जो मिलें थी उसका उत्पादन हो। कागज़ की मिलें जैसे है, कागज़ की मिलों कागज़ जो था वो मध्यकाल में मुस्लिम काल था हमारा, मध्यकाल के दौरान मुस्लिम शासन था, उसमें भी कागज़ का उत्पादन होता था, है ना। तो कागज़ का उत्पादन भी हमारे लिए कोई नया नहीं था, परंतु मध्यकाल में जिस कागज़ का उत्पादन होता था वो जो है वो कागज़ हाथ से बनाया जाता था। लेकिन जिस कागज़ का उत्पादन अब ब्रिटिश भारत में हो रहा था वो उस कागज़ वो मशीन से बनाया जा रहा था। वही बात है फिर से कि भारत में जो कागज़ उद्योग स्थापित हुआ उसको भी इंग्लैंड के कागज़ उद्योग से कंपटीशन करना पड़ा, प्रतियोगिता में पिछड़ गया, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्नत मशीनें ना होने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। इस कारण से जो है हमारे उद्योग विकास नहीं कर पाए, ये मेन कारण था। फिर सीमेंट उद्योग था। 1904 में सीमेंट उद्योग की भारत में स्थापना हुई और डालमिया जो ग्रुप है, डालमिया सीमेंट कंपनी, जिसका कि सीमेंट उद्योग में अच्छा नाम है, और सीमेंट उद्योग उस दौरान सीमेंट उद्योग को गति देने का कार्य डालमिया सीमेंट एजेंसी ने किया था। तो इस तरह से सीमेंट उद्योग में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सीमेंट उद्योग को भी वही मुकाबला करना पड़ा यूरोपीय प्रतियोगिता का। अब क्या कारण थे कि मतलब हमने ये पढ़ा कि एक्चुअली मैंने इस पूरी वीडियो में उद्योगों को बड़ा ही संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत मतलब मैक्सिमम मटेरियल देने की कोशिश की है इस वीडियो में, ताकि बच्चे इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हुए हों। और जो है आप देखते हैं, आपने देखा कि चाहे कोई भी उद्योग हो, कोई भी उद्योग इंग्लैंड के उद्योगों की प्रतियोगिता में अपने आप को समा नहीं पाया, उनके आगे एग्जिस्ट नहीं कर पाया, उनसे compete नहीं कर पाया। इसके कई कारण थे। क्या कारण थे कि हमारे उद्योगों की गति इतनी धीमी रही? गति धीमी रही इसलिए तो हम compete नहीं कर पाए।
तो इसमें कई कारण थे, जैसे एक हम देखते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय जो उद्योग थे वो नए थे। मैंने कहा वो बाल्यकाल अवस्था में थे, मतलब ये है कि उनकी स्थापना देर से हुई थी। अब देर से हुई थी, इंग्लैंड में तो औद्योगिक क्रांति जो है 16वीं शताब्दी में ही आ चुकी, औद्योगिक क्रांति बहुत पहले आ चुकी थी, है ना। तो एक ये कारण था कि हमारे यहाँ उद्योग बहुत देर से स्थापित हुए। अब पूंजी की कमी एक प्रमुख कारण था, है ना। पूंजी, जैसे अब मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापित हुआ और पहले प्रेसिडेंसीज थी, इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी में भी बैंक की स्थापना हुई, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी बैंक की स्थापना हुई, मुंबई प्रेसिडेंसी में भी बैंक की स्थापना हुई। परंतु बात ये है कि हमारे यहाँ एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना नहीं थी। मतलब अगर किसी उद्योग का विकास करना है तो हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है: लैंड, लेबर, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योगपति अच्छे होने चाहिए, और इनोवेशन, मतलब नई नई तकनीकें। दीज 5 फैक्टर्स वी नीड टू बी for a progressive development of industries. This is very needful. But आप देखिए हमारे पास, ठीक है, लेबर था, सस्ता श्रम था, ठीक है, लैंड था, लेबर था, पूंजी नहीं थी, क्योंकि हम इंग्लैंड की व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर आधारित थे। बैंक उनके थे, उन्होंने स्थापित किए थे, उनका नियंत्रण था। इस कारण से, इसलिए हमारे पास पूंजी की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फिर ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई अपने उद्योगों को तो संरक्षण दिया, भारतीय उद्योगों को किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया। फिर हमारे पास बहुत भारी उद्योग नहीं थे, और बैंकों की उचित व्यवस्था न होने के कारण और बीमा पॉलिसीज़ न होने के कारण हमारे उद्योगों को संकटों का सामना करना पड़ा। थैंक यू।